Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 22 मार्च 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉन्वेंशंस हैं उनमें से कन्वेंशन नंबर 138 और कन्वेंशन 182 किस चीज़ से संबंधित है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड लेबर, या फिर बी एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, या ऑप्शन नंबर सी रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस एंड फूड सिक्योरिटी, या ऑप्शन नंबर डी जेंडर पैरिटी एट द वर्क प्लेस। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, चाहे वो हमारा इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू न्यूज़पेपर हो, लाइव मिनट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी जगह पर एक इंडेक्स की चर्चा हो रही है, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। यानी दुनिया में जो सबसे खुशहाल देश हैं उनका पूरा इंडेक्स रेडी किया गया है। उसमें कंट्रीज़ की रैंकिंग दी गई है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर लोग ज़्यादा हैप्पी हैं उनकी रैंकिंग ऊपर है, यानी कि टॉप की रैंकिंग्स हैं। जहां पर लोग हैप्पी नहीं हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर इस इंडेक्स को रेडी किया जाता है, और वो क्राइटेरियाज होते क्या एग्जैक्टली वो भी हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे लोग हैप्पी नहीं है उनका इंडेक्स में ऑब्वियस ही बात है नीचे की साइड में रैंकिंग दी जाती है। तो दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या है वो जानना हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट क्या क्या चीज़ें हमको बताती है वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ अगर आप देखोगे तो फिनलैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और रिसेंटली फिनलैंड ट्रेंड में भी था। ट्रेंड में इसलिए था क्योंकि फिनलैंड पिछले कई सालों से नंबर 1 पर बना हुआ है इस लिस्ट के अंदर में। ठीक है, तो फिनलैंड अभी भी फर्स्ट नंबर पर आया है, जो कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जा रहा है। ये 7वीं बार इसने इस लिस्ट में टॉप किया है 2024 में। अब ज़रा पहले हम इस इंडेक्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर में ये बेसिक डिटेल्स बहुत पूछी जाती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, आपको पता ही होगा, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें या आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो डेली बेसिस पे, तो कई सारे इंडेक्स को लेकर, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो, इंडेक्स हो, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये है क्या एग्जैक्टली? तो दोस्तों कई सारे ग्रुप्स का ये पूरी पार्टनरशिप है, जिसमें आप देख पाओगे ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है, एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स एडिटोरियल बोर्ड है। ये सब मिलकर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को यहाँ पर रेडी करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली सर्वे बेस्ड होती है, यानी लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है अलग अलग जगह से, तो लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसी के इवैल्यूएशन के बेसिस पर दोस्तों इस पर्टिकुलर डेटा को तैयार किया जाता है। जब इस डेटा को तैयार करते हैं तो स्पेशली 6 अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री का कोई व्यक्ति है, जब सर्वे कर रहे हैं तो पूछते हैं उसको सोशल सपोर्ट देखते हैं उसके प्रति, उसकी इनकम कैसी है, हेल्थ कैसी है ना, फ्रीडम, जेनरेटिसिटी, या फिर करप्शन किस लेवल पर है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए दोस्तों इस पर्टिकुलर लिस्ट को हम लोग रेडी करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं। नाउ अब इस इंडेक्स या फिर कह सकते हो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर स्टैंड करता है। तो दोस्तों जो हमारी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं टॉप कर रही हैं लंबे समय से, और अभी आप देख पाओगे 7वां साल है ये, 7th ईयर में भी फिनलैंड टॉप पर है। टॉप 10 अगर हम देश देखते हैं तो फिनलैंड को तो हटा दो, अब फिनलैंड के बाद यहाँ पे देखोगे तो डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जो टॉप 10 में आ रही हैं। बॉटम की बात करेंगे तो लगभग 143 कंट्रीज़ का यहाँ पर पूरा रैंकिंग रेडी किया गया है।
लास्ट में यानी बॉटम के अंदर जो यहाँ पर कंट्रीज रखी गई है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लंबे समय से इस लिस्ट में बना हुआ है, सबसे लास्ट नंबर है 143 का, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। पहली बार कुछ बदलाव भी हुए इस इंडेक्स में, पहली बार, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बदलाव ये हुआ कि यूएस जर्मनी पहले टॉप 20 हैप्पीएस्ट नेशंस में आया करते थे, लेकिन इनकी रैंकिंग भी अब बेकार हो चुकी है। यूएस की अगर आप देखोगे तो वो 23rd पर आ चुका है, जर्मनी 24th पर आ चुका है, यानी हैप्पीनेस वहाँ पे कम हुई है अगर हम इस रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो। ठीक है, अब होता यह है कि जो हमारे फेमस कंट्रीज़ हैं आज के समय पर देखोगे तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी रैंकिंग डाउन हुई है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जिनकी रैंकिंग यहाँ पर अभी इंप्रूव हुई है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें या फिर नेदरलैंड की बात कर लें, ये दोनों वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 15 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, लेकिन ये आज के समय पर टॉप 10 के अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को साइड में करते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेलिवेंट चीज़ पर आते हैं कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। तो इंडियन एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट आपको दोस्तों यहाँ पर ये दिख रही होगी। ये जो हैप्पीनेस की रैंकिंग है ये 3 साल के एवरेज को लेकर कवर की गई है, 2021 से लेकर 2023 तक। उसके बेसिस पर इस डेटा को रेडी किया गया है। तो पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर आइसलैंड, थर्ड पर इजराइल, देन थर्ड पर नहीं है, 5th पर इजराइल है, देन 15th कनाडा है, 20th यूके है, 23rd यूएस, 28th सऊदी अरेबिया, 51 जापान, 60th चाइना। रशिया को देखेंगे तो 72 पर है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल 93 पर है, उसके अलावा पाकिस्तान को देखेंगे तो 108 पर है, और इंडिया की रैंकिंग है 126। श्रीलंका को देखोगे तो वह है 128, बांग्लादेश है 129। तो श्रीलंका बांग्लादेश से ऊपर है इंडिया, बट पाकिस्तान से यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आपको इस रैंकिंग में देखने को मिलेगा। तो इंडिया में जो रैंकिंग है हैप्पीनेस को लेकर वो है 126। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस कई सारे एग्जामिनेशन में बनते हैं। जब यहाँ पे सर्वे किया गया तो पता ये चला इंडिया में जो ओल्डर एज है, जो बुजुर्ग लोग हैं स्पेशली, वो तो अपने लाइफ से थोड़े सेटिस्फाई हैं, लेकिन यहाँ पे और डिटेल्स में जब जाते हुए पता चला तो जो स्पेशली ओल्डर वेमेन है वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है ना, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन ओल्डर मेन से थोड़ा सा कम है, ये कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं हमको। ठीक है, बात क्लियर होगी दोस्तों। तो रैंकिंग ध्यान रखिएगा, ये बेसिक डिटेल्स हैं, एग्जामिनेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर। आज के द हिंदू अखबार में ही हमारा पेज नंबर 3 या 4 होगा जहाँ पे आर्टिकल प्रेजेंट है। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में भी लिंक कर पाओगे। तो जो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी है डीएमके, द्रविड़ा मुनेत्रा कझगम, तो ये आज के समय पर मेकादतु प्रोजेक्ट के बिल्कुल खिलाफ में खड़े हैं। और इवन इस पॉलिटिकल पार्टी ने जो इनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है, जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे प्रॉमिस वगैरह करते हैं, ये उस मैनिफेस्टो में इन्होंने मेकादतु प्रोजेक्ट के खिलाफ में सारी बातें मेंशन की हैं। और दोस्तों इससे कहीं ना कहीं कर्नाटका में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और ये एक ऐसा रीज़न बन जाएगा जिससे कर्नाटका और तमिलनाडु के रिलेशंस जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। और पहले भी यहाँ पे हमने इनके रिलेशंस में काफ़ी दरारें देखी हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से। ये प्रोजेक्ट है क्या, ये बेसिक मैटर क्या है, ये एग्जाम के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आर्टिकल में कुछ खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है भैया तमिलनाडु ने अपनी मैनिफेस्टो में मेंशन कर दिया है कि हम कर्नाटका को ये मेकादतु प्रोजेक्ट लगाने से रोकेंगे, हम यहाँ पर इनको इसमें सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, ये बात बोल दी गई। जबकि फिर कर्नाटका के अंदर में जो दूसरी पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो यहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन कर रही हैं कि भाई अब आप क्या करोगे, ये बताओ। ठीक है, क्या आप कर्नाटका के लोगों के हित के लिए बात नहीं करोगे? क्योंकि यह प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो कर्नाटका में इरिगेशन का इशू रहेगा, वाटर इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रिसेंट आप पढ़ ही चुके हो बेंगलुरु वाटर क्राइसिस के बारे में, जो हमने डिटेल से डिस्कशन किया है, तो इसको लेकर क्या किया जाएगा, है ना, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मैटर है ये थोड़ा और गर्म होता हुआ चले जा रहा है। अब समझते हैं पहले हम लोग ये मैटर एग्जैक्टली है क्या, ये मेकादतु प्रोजेक्ट है क्या स्पेशली, ज़रा इसको जानते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले दोस्तों पहले हमें लोकेशन देखना होगा। जब हम बात कर रहे हैं कर्नाटका और तमिलनाडु की, तो बिल्कुल सदर्न स्टेट्स हैं ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर कर्नाटका है और नीचे यहाँ पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको जूम करके देखें तो ये है ऊपर कर्नाटका, नीचे है तमिलनाडु। यहाँ से कई सारी नदियाँ जो हैं कर्नाटका से सीधा बहती हुई तमिलनाडु से जाती हैं। ठीक है, और ऐसे जाती हुई होते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती हैं, और उन नदियों के ऊपर में कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑब्वियस सी बातें लगाए जाते हैं, डैम्स लगाए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक नदी है जिसके ऊपर मेघादुतु प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। ये 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका मेन मकसद है कि जो पीने के पर्पज़ के लिए पानी है उसको बेंगलुरु शहर जो है वो स्टोर करके रखे, बेंगलुरु में सप्लाई करा जाए।
है ना, उसके लिए यहाँ पर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। 400 मेगावाट का जो पावर है वो भी यहाँ पर जनरेट होगा इस प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहली बार कर्नाटका की सरकार ने 2017 में अप्रूवल दिया था। ये बेसिकली एक डैम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिससे पानी स्टोर करेंगे और नदी का, और पानी जो है ये ऊपर बेंगलुरु शहर में जो वाटर इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे, इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो पानी यहाँ पर ये ऊपर खींच रहे हैं इस नदी से। समझ गए ये बात। अब दोस्तों इस वाले पूरे प्रोजेक्ट को कई सारी मिनिस्ट्रीज़ के अप्रूवल मिल गए, लेकिन अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज है उसका अप्रूवल नहीं मिला है ना। और लेकिन इस वाले मंत्रालय का अप्रूवल भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है ये एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर जंगल बहुत सारे हैं, है ना। तो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो कहीं ना कहीं आज के समय पर खतरे में आ जाएगी। तो इसके लिए अभी इसको और डिटेल से एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद ही अप्रूवल देंगे। तो 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अब होता यह है 2018 में, यानी अगले साल ही तमिलनाडु इस सिचुएशन को देखते हुए सीधे पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। अब कर्नाटका ने यहाँ पर बोला कि देखो जो पानी है उसका फ्लो खराब नहीं होगा, तमिलनाडु को प्रॉपर पानी मिलता रहेगा, लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि नहीं, ये सब गलत है। अब सवाल यह है कि आखिरकार तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट को ओपोज क्यों कर रहा है, इसके खिलाफ क्यों खड़ा है। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ। पहले तो अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि जो ये प्रोजेक्ट है मेकादुतु प्रोजेक्ट, ये कौन सी नदी पर बन रहा है, ये कावेरी नदी पर बन रहा है। अच्छा ये इसको ध्यान रखिएगा, ये है वो कावेरी नदी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कर्नाटका से ओरिजिन होती है, इस तरीके से यहाँ पर निकलते हुए तमिलनाडु से होते हुए और ये इस तरीके से एक डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है, ठीक है। तो कावेरी नदी के ऊपर यहाँ पर आप देख पाओगे जो स्पेशली एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कावेरी नदी की एक सहायक नदी आकर मिलती है इसके अंदर में, जिसका नाम है अग्रवती। तो उसी जगह पर अगर हम देखें स्पेशली कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसी जगह पर मेकादुतु प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। अब ये प्रोजेक्ट करेगा क्या, मैं आपको बता चुका हूँ भाई। यहाँ पे कर्नाटका एक डैम बनाएगा इस पूरे कावेरी नदी के किनारे, जिस डैम के माध्यम से पानी खींचेगा ऊपर की साइड में। बट तमिलनाडु यहाँ पर इसके अगेंस्ट में है। रीज़न क्या है? नंबर 1 रीज़न, तमिलनाडु का कहना यह है कि हमारा जो स्टेट है वो नीचे है और कर्नाटका ऊपर है। पानी जो नदी बह रही है कावेरी वो ऊपर से आ रही है। तो अगर ये कोई प्रोजेक्ट ऊपर लगाते हैं तो इन्हें पहले तमिलनाडु से एक परमिशन, इनका कंसेंट लेना चाहिए था, जो कि कर्नाटका ने नहीं लिया। पहले एक हाथों भरवा लेते, अगर तमिलनाडु रेडी होता तो ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर यही रीज़न है कि हम इसको अपोज करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा कंसेंट नहीं लिया। दूसरी बात, इससे जो पानी है ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से तमिलनाडु को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाएगा। उनके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप देखोगे तो ये जो रेजरवायर बनाया जा रहा है, ये केवल कर्नाटका तो ये बोल रहा है कि हम केवल पीने के पानी के लिए यहाँ पर इसको बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिसमें ये इरिगेशन भी करेंगे, सिंचाई भी करेंगे उस पानी से। तो कहीं ना कहीं जो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स अवार्ड है उसका वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है नियमों का, और हम नीचे हैं राज्य, तो हमसे एक बार पूछना चाहिए था। ये अपने मनमानी से ऐसे पानी को नहीं रोक सकते, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और दोस्तों आपको दूसरी बात पता ही होगा, जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है ना, ये बहुत पुराना विवाद है, आज का विवाद नहीं है। ये कावेरी नदी को लेकर कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में लंबे समय से एक काफ़ी बड़ी लड़ाई चल रही है, और ये वापस से बार बार न्यूज़ में आता है जब तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। वैसे इनके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था पहले ही, है ना, कि भाई इतना पानी इसे मिलेगा, उतना पानी इसे मिलेगा। इस पानी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसमें कई बार बदलाव भी करे गए। तमिलनाडु जो है अपील कर चुका है सुप्रीम कोर्ट से कई बार कि भाई ये जो इशू है ये इसको कहीं ना कहीं हमें रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर बीच में जब पानी कम मिला था तो वापस से केस लड़ाया जिसमें यहाँ पर पानी को बढ़ाया गया, समझ गए। तो ऐसे कई सारे मैटर्स चलते हुए नजर आए। ये मैटर मैं आपको इसके बारे में बता दिया। अब अगर आप थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपने बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कावेरी नदी के बारे में, क्योंकि ओवरऑल घूम फिर के बात आती है इस नदी के ऊपर में। तो कावेरी नदी जो है इसको हम पोन्नी के नाम से भी जानते हैं, तमिल में पोन्नी बोला जाता है। एक बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है सदर्न इंडिया के अंदर में। ये कहाँ से आती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं ऊपर कर्नाटका के अंदर, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ से ये ओरिजिन होती है और इस तरीके से बहते हुए कर्नाटका को क्रॉस करके तमिलनाडु में एंटर होती है। देन उसके बाद एंटर होने के बाद में इधर बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। फिर अगर आप कावेरी नदी को देखोगे तो उसकी कई सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और कई सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी सहायक नदियाँ इसकी। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो इधर से कई सारी नदियाँ इसको ज्वाइन करती है, जैसे है अर्कावती, हेमावती, शिमशा, उसके अलावा हारंगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो इसमें है लक्ष्मण तीर्थ,
उसके अलावा यहाँ पर सुवर्णवती, नोइल, भवानी, काबिनी एंड अमरावती, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। प्लीज़ इसके बारे में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं कि भाई इसकी सहायक नदियाँ ये नाम हैं, बताओ इनमें से कौन सी हैं। ठीक है, बाकी मैं इस विवाद के बारे में बात कर रहा था ना, ये जो नदी है इसको लेकर जो ये पूरा इशू है, ये इशू लगभग 150 साल पुराना है। उस समय पर एक एग्रीमेंट हुआ था, ज़बरदस्ती का एग्रीमेंट हुआ 1892 में, फिर 1924 में यहाँ पर एग्रीमेंट देखने को मिलेगा मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में। पहले ये इसी नाम से जाना जाया करते थे, पता होगा, इतिहास पढ़ा है आपने। ठीक है, बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जो दोस्तों है काफ़ी सारे बदलाव होने लगे, और जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है इसकी असल शुरुआत हुई 1974 में, स्पेशली कर्नाटका तमिलनाडु जब भिड़ गए आपस में। ठीक है, कि भाई जो पानी है कर्नाटका ऊपर बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करेगा, इसको पहले तमिलनाडु से परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद डाइवर्ट करेगा, अदरवाइज़ वो किसी दूसरे यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और कुछ सालों बाद इसी पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। एक कोर्ट प्रकार की बॉडी बनाई गई 1990 में, ताकि इस मामले को ठंडा किया जा सके। और 17 साल लग गए इस CWT को इस पूरे मामले में एक फाइनल लिस्ट पर आने में। 2007 में उन्होंने कुछ यहाँ पर अपना कुछ बताया कि भाई इस तरीके से पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कुछ फाइनल अपना जो ऑर्डर है वो यहाँ पर शेयर किया। तो ये बोला कि भाई इतना इतना पानी देखो, तमिलनाडु को इतना मिल जाएगा, कर्नाटका को इतना मिलेगा, पुडुचेरी को इतना मिलेगा, केरला को इतना मिलेगा, इस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि जो कावेरी नदी है वो देश का एसेट है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, तो हमें उसी हिसाब से इसको मैनेज करना होगा। ठीक है, और इसी मैटर को देखने के लिए दोस्तों कई बार अलग अलग बॉडीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक है, इससे कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। उसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम भी लॉन्च की थी जून 2018 के अंदर में। समझ गए इस बात को? तो ये मैटर कितना पुराना है और कितने लंबे समय से चल रहा है, ये वापस से चर्चाओं में आ चुका है, क्योंकि यहीं पर मैंने आपको नदी का डिस्प्यूट बता दिया, मैंने आपको 2 डिस्प्यूट्स क्लियर कर दिए, फिर उसके बाद में जो यहाँ पर मेकादुतु डैम है उसके बारे में हमने बात कर ली। तो अभी क्या इशू है, क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी देखा कि हाँ ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इस आर्टिकल में दम नहीं है जितना इसके पीछे के बैकग्राउंड डेटा में दम है। ये सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको एक सिंपल से PDF में कंपाइल करके दिया जाता है डेली बेसिस में। एक ऐसा PDF आपको दिया जाता है जिसका आप आराम से प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर ये PDFs आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। प्लस इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है PDF के स्टोरेज की। डेट वाइज सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, पढ़ो, डाउनलोड करो, डिलीट करो, एंजॉय करो। ठीक है, मतलब कहीं पर भी आपका जो PDF हो खोने के चांसेस नहीं है। दूसरी बात, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने रुपए में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट सारा रिकवर हो जाएगा, आपको भी फील हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आपके पास में ये भी ऑप्शन है, आप पूरे डेमो वीडियो को देखिए कि भाई क्या चीज़ें हैं ग्रुप में, क्या नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। नाउ हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, या प्लीज़ मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप लोग अचीव करवा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं एक और टॉपिक पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के ही द हिंदू अखबार के अंदर में पेज नंबर 3 या 4, या पेज नंबर ढूंढ लेना अपने आप, ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि भाई इस पे जो वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हो, कहीं पर आप स्टार वगैरह बनाते हो, जो भी करते हो उस पर मार्क ज़रूर कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हुआ क्या है, हम बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, एक ऐसी बर्ड जो खत्म होने की कगार पर है, बस खत्म होने वाली है। कुछ संख्या बची है, कुछ नंबर बचे हैं 10-12। अगर हमने नहीं बचाया तो ये बर्ड इस दुनिया से समाप्त हो जाएगी। आगे बस केवल इसका नाम रहेगा। आज बचा सकते हैं। तो हुआ क्या, ये मैटर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, और वो कमेटी से बोला है कि भाई आप इन जो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी प्रोटेक्शन को लेकर बात करोगे। इस कमेटी का मेन काम है यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना। और स्पेशली देखो, काफ़ी सारी बर्ड्स ना
जो इलेक्ट्रिसिटी के तार होते हैं, बिजली के तार होते हैं, उससे टकरा कर यहाँ पर इन बर्ड्स की डेथ हो जाती है। तो हमें उन्हें बचाने के लिए रेन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर इन तारों को अंडरग्राउंड करना होगा जिससे हम इन बर्ड्स को प्रोटेक्शन कर सकें, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पर ये बर्ड्स पाई जाती हैं। गुजरात और राजस्थान की बात हो रही है, ये मेन कोर हैबिटेट एरियाज हैं जहाँ पर ये बर्ड्स देखने को मिलती हैं। लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहा है दोस्तों। 2019 में भी यहाँ पर ये बोला गया था कि भाई अंडरग्राउंड केबल कर दो, काफ़ी हद तक काम नहीं हुआ है और ये हमारी लापरवाही है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो बर्ड्स हैं ख़त्म होती हैं तो हमें फिर पछतावा होगा आगे, भाई एनवायरमेंट को कितना बड़ा नुकसान हम यहाँ पर कर रहे हैं। समझ गए? तो वही यहाँ पर ये जो कमेटी है इसको काम सौंपा गया है, भैया आपको यहाँ पर ये काम करना है और इस पूरे कमेटी को एक रिपोर्ट तैयार करनी है और 31 जुलाई से पहले पहले वो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कोर्ट के अंदर में। आई होप आपको ये पूरा मैटर जो है क्लियर हो गया। लेकिन क्या केवल ये न्यूज़ काम की है? केवल ये न्यूज़ से काम चल जाएगा, एग्जामिनेशन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक खबर है, एक जरिया आपको मिल गया कि हाँ ये चीज़ यार मुझे एग्जाम के लिए पढ़नी होगी। और वो चीज़ क्या है? वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आओ मैं आपको बताता हूँ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है आर्डियोटेस नेग्रेसेप्स, ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। ये आज के समय पर इंडिया में मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाली बर्ड्स में से कोई एक पर्टिकुलर प्रजाति। ठीक है, इसको घास वाले एरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वहाँ पर रहती है। इसकी पॉपुलेशन स्पेशली देखोगे तो इंडिया में राजस्थान और गुजरात ये मेन जगह है। मैं आपको बता चुका हूँ, कोर वर्ड यूज़ किया था, कोर हैबिटेट एरियाज हैं। बाकी थोड़े बहुत एक आध नंबर में महाराष्ट्र, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके वल्नरेबिलिटी के बारे में, क्या खतरा है इसको। ये जो बर्ड है ये लगातार खतरे से गुजर रही है। कई बार बिजली के तारों से टकरा जाती है जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर हंटिंग की बात होती है, पाकिस्तान में भी वैसे बर्ड्स पाई जाती हैं तो पाकिस्तान में लगातार इसका शिकार हो रहा है। हैबिटेट लॉस एक मेन रीज़न है, भाई इनका जो एनवायरमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा इन बर्ड्स के ऊपर में, क्योंकि ऑलरेडी थ्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर नज़र आते हैं, है ना। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आईयूसीएन के अंदर में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी बहुत खतरे में है। बाकी साइट्स जो है यानी कि जो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है, तो यहाँ पर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया, यानी इस चिड़िया का जो व्यापार है इंटरनेशनल लेवल पर करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया, यानी कि आप इसका शिकार वगैरह नहीं कर सकते। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये हैवीएस्ट बर्ड्स वाली कैटेगरी में आती है। इसका वजन 18 किलोग्राम तक हो सकता है, हाइट 3.3 फीट हो सकती है। तो इतनी बड़ी यहाँ पर ये बर्ड की स्पीशी है। समझ गए? चलिए, ये बेसिक डिटेल्स थी। क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यूपीएससी 2019 में सवाल पूछ चुका था कि भाई बताओ, एशियाटिक लायन नेचुरली इंडिया में पाया जाता है, केवल इंडिया में, ओनली लगाए। दूसरा, जो डबल हम कैमल है ये भी केवल नेचुरली इंडिया में पाया जाता है। तीसरा, जो 1 हॉर्न राइनोसेरस है ये भी केवल नेचुरली भारत में पाया जाता है। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल पहला वाला सही है, दोनों बाकी दोनों गलत हैं। हाँ, एशियाटिक लायन केवल इंडिया में नेचुरली आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली गुजरात में गिर वाले रीजन में। समझ गए? चलिए, फिर एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2012 में यहाँ पर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था, भाई 4 स्टेटमेंट हैं, चारों में कुछ कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए, इसमें 4 स्पीशीज़ के नाम दिए गए। और आप देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्वेश्चन था। स्पेशली आपसे ये पूछ लिया गया कि बताओ भैया, इन चारों ग्रुप्स में से कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर होता है, यानी उस समय पर एंडेंजर्ड स्पीशी थी तो एंडेंजर्ड स्पीशी में कवर होता है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड एस। समझ गए? तो 2012 का क्वेश्चन था। आप देख पा रहे होंगे गहराई कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बनने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। चलिए, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको पढ़ना डिटेल से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आज बहुत बेसिक से सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, बेसिक टू एडवांस हर कुछ समझेंगे। यानी चाहे आपका यूपीएससी हो या चाहे कोई और एग्जाम हो, वहाँ पे अगर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सवाल आया, आप आराम से उस सवाल को फोड़ दोगे। बात यह है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आज के द हिंदू अखबार में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट यानी एडिटोरियल के बराबर वाला पेज ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे आपको एक बड़ा बड़ा ये टॉपिक देखने को मिलेगा। बात है 21 मार्च की, आज कितनी है? 22 मार्च। तो कल के दिन ब्राजील्स नाम की कंट्री ने पहला न्यूक्लियर एनर्जी नाम का जो सम्मेलन है यानी समिट है उसको होस्ट किया, और उस सम्मेलन को को चेयर करने वाला बेल्जियम के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने यहाँ पर डिस्कशंस करे। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बहुत बात हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, हाईलाइट किया गया कि न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से दुनिया में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम कर सकती है, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट में सुधार लाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं।
आप जैसे यहाँ पर देख पाओगे चाइना यूएसए की बात हो रही है, तो चाइना जल्दी यहाँ पर यूएसए को ओवरटेक कर देगा न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। फिर बात आती है इंडिया की, स्पेशली इंडिया के ऊपर भी फोकस किया गया है। तो भारत को देखोगे तो भारत के पास में सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आया था वो पालगढ़ में आया था, जिसका नाम है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके हमको प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा अभी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, तमिलनाडु का कुदानकुलम। कुदानकुलम का नाम आपने सुना होगा। तो जो कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में चल रहा है, इसको यहाँ पर रेडी किया जा रहा है। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये कहीं ना कहीं कोल वाले यानी कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट से काफ़ी बेहतर है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा गहराई में लेकर चलता हूँ, समझाता हूँ। इस कुदानकुलम के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये न्यूक्लियर एनर्जी जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने आर्टिकल के अंदर में, यह स्पेशली है क्या। तो न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों आती है एटम्स को स्प्लिट करके। जो हमारे एटम्स होते हैं ना, उनको रिएक्टर में डाला जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हमें उन एटम्स को स्प्लिट करना होता है। तो रिएक्टर के अंदर में एटम स्प्लिट होते हैं, वाटर को हीट करते हैं, स्टीम में बदलते हैं, भाप बनता है पानी, और भाप बनने के बाद में वो पानी टरबाइन को घुमाता है। और जैसे यहाँ पर भाप बन के जब पानी टरबाइन को घुमाएगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिलेंगे, उनमें जो सामान यूज़ हो रहा है उसमें हम जो है चेन रिएक्शंस को लेकर चलते हैं। स्पेशली भारत के जो ज़्यादातर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहाँ पे हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। यूरेनियम का ही यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है। वैसे भारत के पास में थोरियम भी मिलता है, मैं अभी आपको डिटेल से लेकर चलूंगा, लेकिन ज़्यादातर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें यूरेनियम यूज़ होता है और इस यूरेनियम को भारत इंपोर्ट करता है कई सारी कंट्रीज़ से। अब दोस्तों ये जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, इससे एमिशंस कैसे होते हैं। न्यूक्लियर पावर जब जनरेट करते हैं तो उससे एमिशन ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ज़्यादा पोल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ज़मीन चाहिए होती है इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे यूएस की सरकार का एक डेटा आया है, उस डेटा में यह बोला गया कि 1000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आपने लगाना है तो इतने बड़े पावर प्लांट को लगाने के लिए लगभग कह सकते हो जो हमारा वो होता है ना, जिसमें हम विंड मिल वगैरह लगाते हैं या सोलर पैनल्स वगैरह लगाते हैं, उससे थोड़ी सी कम ज़मीन चाहिए होगी। क्योंकि कहने का मतलब है एक तरफ हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, विंड मिल्स हमें अगर लगाने हैं या फिर हमें सोलर पैनल्स लगाने हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। लेकिन इस जगह के कंपैरिजन में न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमें जगह थोड़ी सी कम चाहिए होगी, ठीक है। और पावर प्लांट हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जनरेट करेगा। क्योंकि ये सारी ताकत है यूरेनियम की, क्योंकि हम इसमें यूरेनियम का यूज़ करेंगे। क्या है यूरेनियम वो भी समझाऊंगा आगे, डोंट वरी। अब भारत के लिए ज़रूरी भी है, हम लोग अभी काम कर रहे हैं स्पेशली ऐसे न्यूक्लियर स्टेजेस के अंदर में जिसको सक्सेसफुल किया गया रिसेंटली, जहाँ पे हम थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। जैसा यूरेनियम है ना दोस्तों जिससे एनर्जी बनाई जाती है, वैसे ही थोरियम भी है। थोरियम बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है भविष्य का, और भारत में भले यूरेनियम ना पाया जाता है लेकिन थोरियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इंडिया अगर थोरियम का यूज़ करता है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी में बीट करना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे इंपोर्ट बिल्स भी कम हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी का एक और फ़ायदा है भाई, इससे जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होगी, जो पैसा हम पेट्रोल या कोयले के ऊपर खर्च करके एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो पैसा वहाँ नहीं खर्च होगा। और भारत को फोकस करना चाहिए थोरियम के ऊपर, यह आर्टिकल में मेंशन किया भी गया है। हमारे लिए थोरियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कहोगे क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर न्यूक्लियर एनर्जी हम थोरियम से बनाएंगे तो समझना इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे पास में है। अब हम उसमें यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूरेनियम हमें मंगाना पड़ रहा है बाहर से, क्योंकि भारत में यूरेनियम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन थोरियम प्रेजेंट है। तो थोरियम प्रेजेंट है तो उसी को एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज़ क्यों ना किया जाए। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक अच्छी बात यह भी है कि हमारे पृथ्वी में यूरेनियम से ज़्यादा थोरियम 4 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे पृथ्वी में, वहाँ से हम इसको निकालते हैं। और जो थोरियम का फ्यूल होता है ये हार्मफुल वेस्ट भी कम जनरेट करेगा। आपको पता होगा आज से 2 दिन पहले मैंने न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर आर्टिकल डिस्कस किया था, क्या होता है न्यूक्लियर वेस्ट, कितना खतरनाक हो सकता है, डिटेल से समझाया था। तो जो थोरियम का वेस्ट आता है वो थोड़ा सा कम घातक होता है, लेकिन यूरेनियम का जो वेस्ट है वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है, जो कैंसर भी कर सके लोगों को। समझ गए? तो न्यूक्लियर एनर्जी ये है। अब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाए हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, जरा इसके बारे में बात करते हैं।
इंडिया लगातार दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहा है। इसी डायरेक्शन में जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत की थी होमी भाभा ने 1950 में। और हमारे पास में एक एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसको लाया गया ताकि हम अच्छी तरीके से न्यूक्लियर पावर्स को कंट्रोल कर सकें। और इसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव एक्ट का वो है कि हम 2 इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। वो एलिमेंट्स हैं यूरेनियम एंड थोरियम। इसका जो यूज़ है वो एज अ न्यूक्लियर फ्यूल किया जाएगा इंडियन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर में। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट को ये बताया कि हम क्या कर रहे हैं, जो 10 खुद के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है उसको यहाँ पर तैयार करेंगे। तो काफ़ी सारे रिएक्टर्स अभी रेडी भी हो रहे हैं। कुछ हम हेल्प ले रहे हैं कुछ कंट्रीज से, फ्रांस, यूएस, रशिया से। जैसे कुदानकुलम की बात करेंगे तो रशिया की वहाँ पे हेल्प ली गई है। फिर बात है दिसंबर 2021 में ही हमारी केंद्र सरकार ने पहला स्टेप ये रखा, अप्रूवल दिया कि 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगाए जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर जैतपुर में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और जो जैतपुर का प्रोजेक्ट है ये इंडिया और फ्रांस के कोलेब्रेशन के बेसिस पर हो रहा है। जैतपुर में जब ये प्रोजेक्ट लग जाएंगे, पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट वो हमारा होगा, जो बहुत सारा पावर जनरेट कर रहा होगा। समझ गए? इन 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की कैपेसिटी अपने आप में ही 16,050 मेगावाट की होगी, जहां पे हम फ्रांस का एक टेक्निकल सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया में कुछ चेंजेस या कह सकते हो कि इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है, तो भारत के पास में आपको कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। जैसे प्रेजेंटली बात करेंगे तो इंडिया के पास में टोटल 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है जो काम कर रहे हैं। और ये वो रिएक्टर्स है जिनकी कैपेसिटी सबकी मिला दें तो 6,780 मेगावाट तक का इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकते हैं। और इन 22 में से जो सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल पावर प्लांट्स हैं उनमें सबसे पहला आता है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो महाराष्ट्र में है। सेकंड राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, नाम से पता चल रहा है राजस्थान में है। तीसरा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, नाम से पता चल रहा है अगेन तमिलनाडु में है। फिर है कायगा जनरेटिंग स्टेशन, ये कर्नाटका में है। देन है कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये है तमिलनाडु में। देन है ननोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में है। देन है ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये गुजरात में। ककरापर को लेकर ऑलरेडी कई सारे एग्जामिनेशन में सवाल बन चुका है। ठीक है, और जितने भी हमारे पास में 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, इनमें से 18 रिएक्टर्स प्रेशराइज्ड हैवी वाटर वाले रिएक्टर हैं और 4 लाइट वाटर रिएक्टर वाले, इनमें यानी इस प्रकार के वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे पास में जो पहला और सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा, तारापुर पावर प्लांट है महाराष्ट्र के अंदर में। अभी हमने उस लिस्ट में डिस्कस किया। चलिए अब देखो, जो हमने पढ़ा है यहाँ पर वो एग्जाम के कैसे क्वेश्चन बनवा सकता है। यूपीएससी ने 12 में ही यहाँ पर एक सवाल पूछा। सवाल यह है कि जो हमारी बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इंडिया को अपने थोरियम के ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए, क्योंकि थोरियम भविष्य का एक न्यूक्लियर फ्यूल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है कि थोरियम के फायदे यूरेनियम से ज्यादा क्यों हैं, या क्या एडवांटेजेस हैं थोरियम के। 3 ही स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि थोरियम जो है वो हमारे नेचर में ज्यादा प्रेजेंट है यूरेनियम के कंपैरिजन में, सही बात है, अभी तो हमने डिस्कस किया था ये। सेकंड, अगर आप पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो थोरियम ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा नेचुरल यूरेनियम के कंपैरिजन में, ये भी सही बात है। तीसरा, जो थोरियम है ये कम हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, ये भी अभी डिस्कस किया था, ये भी सही है। तो यहां पर आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों यहां पर सही उत्तर प्रेजेंट हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बार 2009 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताओ दुनिया में कौन सा एक ऐसा कंट्री है जहां पर जिसके पास में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार हैं। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया। ये 2009 का क्वेश्चन था। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। मेंस तक में यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है ये एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये आप लोग देख पाओगे, न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम की बात हो रही है। 2013, 17, 18 लगातार कई क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी फेवरेट है यूपीएससी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बात हो रही है मार्च के महीने की। तो मार्च के महीने में जो भी हमारा कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है ना, या फिर हमारा मार्च के महीने में जो भी डेटा निकल कर आया है वो बेसिकली पीएमआई के थ्रू कवर किया गया। पीएमआई क्या है, यह है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, कैसे काम करता है, सब मैं आपको बताऊंगा। ये जो इंडेक्स है ये हमें ये दर्शाता है कि हमारा एक पर्टिकुलर महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस लेवल पर ग्रो किया है। तो जो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑब्वियसली बात है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर में।
तो हर महीने ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आता है जो कि हमें उस महीने की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति दर्शाता है। तो आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट है और जो नए ऑर्डर्स हैं ये मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर हिट हुए हैं। ठीक है, 42 महीनों में, पिछले 42 महीनों में सबसे ज़्यादा हाई हमने मार्च के महीने में देखा। जो प्राइवेट सेक्टर का आउटपुट है वो भी यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को देखोगे तो वो भी ज़्यादा हैं। तो अब की बार यहाँ पर जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है यहाँ पर स्कोर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो फ्लैश परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है दोस्तों वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा यहाँ पर ईज होता हुआ नजर आया है। लास्ट मंथ 60.6 था, इस बार यहाँ पर थोड़ा सा लो 60.3 आपके आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो अगर हम टोटल एवरेज के बेसिस पर निकालें जो स्कोर जो है ये स्कोर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ चुका है। ये कुछ रिस्पॉन्सेस के ऊपर मैं यहाँ पर इस स्कोर को रखा है, या 75 से 85% यहाँ पर स्कोर आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये जो फ्लैश वाला स्कोर है, टोटल स्कोर है, बेसिकली उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो है हर महीने चेंज होता है, हर महीने डेटा आता है, भैया मार्च के महीने में ये हो गया, अप्रैल के महीने में ये हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, वो डेटा हर महीने रिलीज होता रहता है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए वो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है, कैसे काम करता है, प्लस इसका उपयोग क्या क्या है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों पहले परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करते हैं। ये एक प्रकार का सर्वे बेस्ड इंडेक्स है। यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाकर बेसिकली सर्वे किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है कि भैया इस बार आपका बिजनेस कैसा ग्रो किया, पिछले रिकॉर्ड्स आपके क्या थे, इस बार के रिकॉर्ड्स क्या हैं, कैसा डेटा रहा, कैसा एक्सपोर्ट्स हुए, कैसा प्रोडक्शन रहा। तो सर्वे बेस्ड डेटा यहाँ पर यूज़ किया जाता है दोस्तों। इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो मेन पर्पज़ है वो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, हमारे देश में जो बिजनेस कंडीशंस हैं उनकी स्थिति क्या है, आगे भविष्य में क्या हो सकती है, उसको लेकर एक डिसीजंस प्रोवाइड करवाने का काम करना। ठीक है, तो इससे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा, एनालिस्ट को फ़ायदा, ये सबको यहाँ पर एक बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसको हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो अलग से कैलकुलेशन होता है इसका, और सर्विसेज वाले सेक्टर के लिए अलग से कैलकुलेट होता है। दोनों सेपरेट आते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में हम क्या देखते हैं। इसमें ना दोस्तों स्कोर दिया जाता है किसी भी महीने के अंदर। अगर आप देखोगे मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने बढ़िया काम किया है तो उसका स्कोर बेसिकली 50 से ऊपर होगा। बेकार काम किया है यानी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं किया तो 50 से कम होगा। यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में एक स्कोर दिया जाता है 0 से लेकर 100 के बीच में। अगर 50 से ऊपर है मतलब कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ है, इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो की है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कह सकते हो कि ये कम है 50 से, इसका मतलब यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। सॉरी, अगर 50 से कम है तो मतलब कि इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़िया ग्रो नहीं कर पाई है, और केवल 50 पर रुक गया है यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर आप मंथ वाइज देखोगे, मान लो पूरा पिछला महीना है जिसमें यहाँ पर 55 स्कोर आया है और इस बार का महीना है जिसमें 56 आया है, तो ऑब्वियस सी बात है पिछले महीने के कंपैरिजन में, यानी कि जो ये वाला महीना है 56 जिसमें आया है उसका PMI ज़्यादा है, तो मतलब इस मंथ में ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ये भी एक सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है ना, इसको ज़्यादातर महीने की शुरुआत में ही रिलीज़ कर दिया जाता है। वैसे रिलीज़ हो चुका था, ये यहाँ पर इसका एक फ्लैश डेटा आया है, यानी कि दोनों को कंपाइल करके यहाँ पर समझाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रेडी कौन करता है, तैयार कौन करता है। तो इसका तैयार करने का जो मेन काम है दोस्तों वो है IHS मार्केट के पास में। और यही IHS मार्केट इंडिया के साथ साथ 40 से और ज़्यादा देशों में यहाँ पर इस प्रकार के इंडेक्स को रिलीज़ करता है, क्योंकि IHS मार्केट अपने आप में एक ग्लोबल लीडर है, दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर है इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स इन सब चीज़ों के कैटेगरीज के अंदर में। और ये भी ध्यान रखिएगा IHS मार्केट जो है ये हमारे S&P ग्लोबल का हिस्सा है। S&P मतलब स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का यहाँ पर एक हिस्सा आपको ये देखने को मिलेगा। अब स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या है वो भी आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है, चलो इतना कुछ डिस्कस कर लिया, इतना तामझाम हम क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसका इंपॉर्टेंस है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो पहली चीज़ दोस्तों, ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये हमारी इकोनॉमिक हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। हमारी इकोनॉमी की हेल्थ को दर्शाता है, हमारी अर्थव्यवस्था किस लेवल पर है उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है। और जनरली अगर हम देखेंगे, यानी कि मान लो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का स्कोर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी से कुछ पॉजिटिव साइंस हमको दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और वहीं अगर ये कम है यानी इकोनॉमी के अंदर में थोड़ा गिरावट हमको नजर आ रहा है। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, सर्विसेज सेक्टर हैं, है ना, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है देश की अर्थव्यवस्था में, उसकी ग्रोथ में।
और जो लो पीएमआई है जैसे मैंने आपको बताया वो नेगेटिव साइन को दर्शाता है। समझ गए? तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, या कह सकते हो एक बहुत महत्वपूर्ण इसका इंपॉर्टेंस कह लो या सिग्निफिकेंस कह लो, महत्व कह लो, वो सिंपल सी बात है। चलिए अब बात करते हैं। देखो यूपीएससी ने 2008 में एक क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा मैच नहीं खाता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसमें लिंक नजर आएगा। क्वेश्चन था S&P 500 को लेकर कि जो S&P 500 है वो क्या है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सुपर कंप्यूटर है, या ई बिजनेस में नई टेक्निक है, या ब्रिज बिल्डिंग की नई टेक्निक है, या फिर एक इंडेक्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ लार्ज कंपनीज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। S&P बेसिकली स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500 एक अमेरिकन स्टॉक इंडेक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडेक्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ बड़ी बड़ी कंपनीज का यहाँ पर इंडेक्स ऑफ स्टॉक है ये बेसिकली। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल था तो वो डिस्कस किया गया। बाकी आज एडिटोरियल अगर आप उठाओगे तो एडिटोरियल काम का नहीं है। वाटर डे है तो वाटर से संबंधित 2 एडिटोरियल हैं, दोनों में वही बात एक्सप्लेन की गई है जो आज से 3-4 दिन पहले मैंने बेंगलुरु वाटर क्राइसिस के बारे में पढ़ाया था, उसमें एक्सप्लेन किया था। वाटर स्कैर्सिटी के बारे में बहुत लंबा आर्टिकल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेंस क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बार बार वो चीज़ें मत पढ़िए जो आपको कई बार उसमें आर्टिकल में डेटा मिल रहा है। ठीक है, उससे अच्छा कुछ नया पढ़िए, वो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। चलिए, इस पे आर्टिकल में आज काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेड भी थी, लेकिन ये वो चीज़ें रिपीटेड है जो हमने कई समय से या महीने भर से पहले नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, चलिए 2018 का यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन 138 एंड कन्वेंशन 182, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड लेबर से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।